नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं रुचि अनुद। आप देख रहे हैं IBN 7। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर हम हर दिन मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से उनके काम का ब्यौरा ले रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जिनसे बात की हमारे सहयोगी संजय पुगलिया ने। देखिए हमारी खास पेशकश। आज की शाम हम शुरुआत कर रहे हैं जो पार्टी के प्रवक्ता थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, जो इस वक्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और ये बैंकर भी रहे हैं। तो जिस प्रकार की भूमिका इनकी रही है उसमें पर्यावरण और राजनीतिक वातावरण दोनों पर चर्चा होगी जावड़ेकर साहब से। तो हम सीधे उसी की शुरुआत करते हैं। जावड़ेकर साहब, मैं पॉलिटिकल सवाल पूछूं उसके पहले, बहुत सारा काम हुआ है और ये अभी नट्स एंड बोल्ट्स आप फिक्स कर रहे हैं, तो शायद हमको बड़ी पिक्चर नहीं दिख रही है, तो हम कहते हैं कि क्या हो रहा है उनको छोड़ दें। अगर आपको अपना एक सबसे बड़ा काम बताना हो साल भर में याद रखने जिससे आपको तसल्ली हो रही है, वो कौन सा? मेरे विभाग का जो मंत्रालय स्पीड ब्रेकर, रोड ब्लॉक, रिटर्न ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज और नो एंट्री, गो एंड नो गो, ऐसा मंत्रालय बना था, इसको हमने खोल दिया, प्रक्रियाएं सरल की, पारदर्शी की, ऑनलाइन की। पहली दफा सरकार में फाइल कहाँ जा रही है, कितने दिन वहाँ है, ये ट्रैक कर सकने की अद्भुत क्षमता हमने लोगों को दी है। ईज ऑफ बिजनेस डूइंग अगर है तो मेरा जो प्लान हमने अभी किया और जो चलाया है ऑनलाइन के बाद कि स्टैंडर्ड TOR 39 इंडस्ट्रीज के तैयार किए, जिससे आज एक साल लगता था वो 1 महीने में काम होने लगा। दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बस उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन, वनीकरण, 38,000 करोड़ रुपए 10 साल के निगलेक्ट से जो पड़े रहे थे वो हम पब्लिक अकाउंट में लाकर राज्यों को बांटेंगे और हरित वनीकरण का बहुत जोरदार कार्यक्रम करके एक हाथ में पर्यावरण का एजेंडा, पर्यावरण रक्षा का एजेंडा और दूसरे हाथ में विकास का झंडा, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो सर ये बताएं, क्योंकि इसको हम कैसे मेजर करें? मेजर करने का तरीका ये होना चाहिए, अगर आपने परमिशन दी है तो ग्राउंड पर प्रोजेक्ट पुराने अटके हुए या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया हो, ये कौन सा हुआ है? बता रहा हूं। पहले सैकड़ों हजारों प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग थे। आज कोई पेंडेंसी मेरे ऑफिस में नहीं है, लेकिन अब मैं नीचे जा रहा हूं, डायरेक्टर लेवल में कितनी पेंडेंसी है, क्यों है, इतने दिन नहीं चलेंगे, हर प्रोसेस के दिन तय करेंगे। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं सभी अधिकारियों को साथ लेकर, तो मुझे पूरा विश्वास है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट देने के बाद, रिपोर्ट देने के बाद 100 दिन के अंदर हम उनके हाथ में फाइनल परमिशन देंगे। पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस, फिर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस, फिर CRZ है तो CRZ क्लियरेंस, ऐसे एक के बाद एक होता था। हमने सब साइमल्टेनियसली शुरू किया, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना है और विकास भी करना है, दोनों साथ साथ, यही हमारा मिशन है। और मुझे, जैसे मैं बताऊं, 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड्स थे जी। इसकी परमिशन 3 साल 4 साल पड़ती रहती थी। अब एक भी फाइल मेरे पास नहीं आती, क्योंकि हमने पॉलिसी ली कि देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, और इसलिए सीमा सुरक्षा के सारी सड़कें और 100 किलोमीटर के बीच में सीमा से जो भी डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जी, उसको जनरल अप्रूवल दे दिया। उसकी एक भी फाइल मेरे पास नहीं आती है, यही हमारा विषय। ये तो बढ़िया चीज है, लेकिन आपने कहा कि 100 दिन के अंदर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का काम आपके लेवल पे पूरा हो जाएगा। नहीं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोपोनल आने के बाद, वो आने के बाद 100 दिन में उसको परमिशन मिले, इस रास्ते पर। तो इसमें अजम्पशन ये है कि लैंड बिल पास होगा,
जमीनें लोग एक्वायर कर लेंगे, किसान बेच देंगे, उसके बाद आपका रोल आएगा? लैंड बिल का स्टेटस बताइए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे उद्योगों के पास अपनी जमीन है, उन्होंने किसान से खरीद को तो अभी एक्विजिशन कानून नहीं लगता है, वो राजी खुशी दे रहे, लोग खुद भी देते हैं और वो होता है। तो दैट्स, आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर इम्पेडिमेंट। आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट डिसाइड्स व्हेन टू इन्वेस्ट। मैं एक बता रहा हूं, पिछले 10 साल में जिस तरह का निगेटिव माहौल बना था, लोगों ने भारत के बाहर निवेश करना पसंद किया था जी। आज लोगों ने जो शेल्फ पर रखे थे प्रोजेक्ट्स टेबल पर लाए, हमने परमिशन दी, बाधाएं दूर की, उसके साथ वो चलने लगे। और साथ ही साथ एक भी पर्यावरण के शर्तों के साथ हम समझौता नहीं कर रहे, लेकिन शर्तें भी प्रैक्टिकल बनाएंगे। लेकिन एक नया काम करेंगे। आज तक मुझे उद्योजक मिलते थे, कहते थे साहब कुछ भी कंडीशन डालो लेकिन परमिशन दे दो। मैंने कहा कुछ भी कंडीशन डाल के कैसे करोगे? तो वो कहते थे नहीं दे दो, क्योंकि उनको मालूम था कि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अब दूसरा साल हमारा शुरू होगा, हम परमिशन भी जल्दी देंगे, लेकिन बताई हुई कंडीशंस का इंप्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट, कंप्लायंस 100% करेंगे। सोते में भी दंड जागेगा, यह हम देखेंगे, यह निश्चित करेंगे। सोते में जागेगा मतलब क्या हुआ? सोते में भी मैंने रात में आप उद्योगों का प्रदूषण नदी में छोड़ेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि 24/7 पोल्यूशन मॉनिटरिंग डिवाइसेस एट एफ्लुएंट डिस्चार्ज पॉइंट एंड ऑन एयर चिमनीज दोनों बिठाने की आपने एक बात कही कि लोगों ने प्रोजेक्ट जो है निकाल करके टेबल पर लेकर के आए हैं बिजनेसमैन, वो अभी टेबल पे है और उसको जमीन में आने को लेकर के अब बड़ी बेचैनी हो रही है। मैं खुद सहमत नहीं हूं, लेकिन आप सुनते होंगे प्राइवेट कन्वर्सेशन में कि बिजनेसमैन आजकल ये पूछ रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। ये मुझे मालूम, ऐसा मुझे आपको कौन मिलते मुझे पता नहीं। ऐसा है, जब एक हमारे मराठी में कहावत है कि अगर माटी एकदम सीधी सी लगे तो इससे भी फिर लोग काम करना शुरू करते हैं, यानी फिर बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। देखो, प्रामाणिक बिजनेस को जगह होगी, पर्यावरण से समझौता किए बिना और उनके शर्तों का पालन कड़ाई से होगा, लेकिन बिजनेस का ईज देंगे, यही हमारा मिशन है। और इसमें मुझे नहीं लगता यहां बैठे किसी का भी, या जो सुन रहे देख रहे CNBC आवाज को, किसी का भी दूर आए होगी। जी, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल पॉलिसी के मामले में दिमाग साफ है, सहमति असहमति अलग बात है, लेकिन अभी चूंकि विपक्ष का हल्ला आपको किसी तरीके से एंटी पुअर और प्रो बिजनेस पेंट करने का हो गया है, उसमें आप लोग बड़ी मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट करके सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव में नजर आ रहे हैं। मेरी आपत्ति है कि क्यों डिफेंसिव में नजर? नहीं, डिफेंसिव में बिल्कुल नहीं। ये मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जवान, नौजवान, निवेश, उद्योग, उद्यमिता और स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी सरकार है। मैंने 10 प्रायोरिटीज गिनाई। दिस इज आवर एजेंडा। सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। मेरी यहाँ पर थोड़ी सी एक एनालिसिस सुन लें और फिर आप उस पर रिएक्ट करें। बताइए। तो उसका एनालिसिस ये है कि आप लोगों का फोकस ये है कि ये काम होगा, कब होगा पता नहीं है, लेकिन जो काम पक्के तौर पर होगा वो है बॉटम ऑफ पिरामिड के करोड़ों करोड़ वोटर को अपील करना। ये सब 2019 की तैयारी में आप लोग बड़े फोकस्ड हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, ये 2019 के नहीं, देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प है। मोदी जी की सरकार में काम करते समय ऐसा आनंद आता है, हमारे लिए कोई शनिवार रविवार नहीं है, हम लगातार काम कर ही रहे। 11 महीने हो गए, अब साल भर होने लाया और करते रहेंगे, क्योंकि बहुत बैकलॉग है, बहुत सुधार की जरूरत है। और इसलिए हमने एक काम किया है, वो मैं बताना चाहूँगा कि केवल प्रक्रियाएं सरल नहीं की, उद्योगों के लिए भी जिस तरह से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं तैयार होगा, अभी पिछले 10 साल में 2 किलोमीटर के रोज के एवरेज से रोड बन रहे थे, अब 14 किलोमीटर के एवरेज से बनने लगे। क्यों बना? फर्क आया, महंगाई कम हुई, काला धन पे प्रहार जरूर करेंगे। अब इससे कोई नाराज होगा तो मैं माफी चाहूंगा उसकी, और कहूंगा कि भाई नहीं है ये व्यवस्था। फिर ये दूसरा सवाल, इसीलिए मैं फिर इस पर हार्प करूंगा सर, कि आप लोगों को अपने को प्रो गरीब साबित करना है, इसके लिए काला धन पर हार्प करना,
बिजनेसमैन से नहीं मिलने का माहौल, किसी को क्रोनी कैपिटलिस्ट को कोई तरजीह नहीं मिलेगी, इस मैसेजिंग को आप लोग जरूरत से ज्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, पारदर्शी तरीके से टेंडरिंग करें। देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि, एवरीथिंग दैट वाज स्कैम इन कांग्रेस रेजिम हैज बिकम ए सक्सेस स्टोरी इन मोदी गवर्नमेंट। क्योंकि हमारा काम है, वी वर्क इन मिशन मोड विदाउट कमीशन, और उसके लिए ये परिणाम हुआ, जो स्कैम था वो सक्सेस बना। बैंकर हेड को लगाते हुए ये बताएं कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई, जो काम हुआ कोल वाले में, स्पेक्ट्रम वाले में, सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इन सारे कामों को दरअसल शुरू कराने के लिए बैंकिंग का जो बॉटलनेक है, उनको जब तक पूंजी वापस नहीं दी जाएगी, उनके डूबे हुए पैसों को वसूलने का तरीका नहीं निकाला जाएगा, गड़बड़ करने वाले जो कॉर्पोरेट्स थे उनको बाहर नहीं किया जाएगा प्रोजेक्ट से, तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें दरअसल कोई प्रगति नहीं हुई। ये बिल्कुल आपका जो तर्क है वो एक तरह से सही है। अब 10 साल की पूरी विरासत ऐसी हमें मिली कि जिसमें गड्ढे ही खोदे गए। अटल जी ने जहां छोड़ा था वो तो पूरा, चिदम्बरम जी ने 2005 के अपने भाषण में कहा था कि वी हैव इनहेरिटेड ए इकोनॉमी बॉयंट, we have inherited all surpluses and we are full of cash। बैंक भी अच्छे तरीके से थी क्योंकि हमने उस समय कैपिटलाइज किया था, लेकिन 10 साल में एक स्कैम के तहत बैंक का भी एनपीए बढ़ा है, मैं बताना चाहता हूं। और इसलिए एनपीए की समस्या के लिए रिकैपिटलाइज करने का भी चल रहा है। मुझे लगता है जयंत सिन्हा जी आने वाले हैं तो बताएंगे कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें, क्योंकि संकट, ये कोई देश की तरक्की एक इलेक्ट्रिक का स्विच नहीं होता कि ऑन करो ऑफ करो, ऐसा नहीं होता, सबको मिलकर काम करने पड़ेगा। 10 साल में जो गड्ढे खोदे हैं उसको ठीक करने को 2 साल लगेंगे, लेकिन और आगे बढ़ना है सबको, तो हमने पहले ही पॉलिसी पैरालिसिस खत्म किया, निर्णय लेना शुरू किया। कुछ दर्शक यहाँ पर हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। 5-10 मिनट। बिल्कुल 5 मिनट। मैं जावड़ेकर जी से सवाल पूछती हूँ इनके मंत्रालय के बारे में। और इन्वेस्टमेंट, निवेश काफ़ी रुका हुआ है, ये एक कारण है कि मार्केट परेशान है। तो कितने एनवायरमेंट क्लियरेंसेस आपने पिछले 1 साल में दिए हैं? क्योंकि ऑन द ग्राउंड एक्टिविटी तो कोई खास नहीं दिख रही, और आप कह रहे हैं कोई फाइल भी नहीं बची है आपके पास, सब क्लियर्ड है। तो ऐसे कितने क्लियरेंसेस दिए गए हैं? लगभग अभी सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्रोजेक्ट्स केवल लगभग 800 से ज्यादा। एक भी राज्य में एक ही मंत्रालय होगा जिसका 10 राज्यों की विधानसभा में लोगों ने स्वागत किया हमारे मंत्रालय के निर्णय का, कि जिसको 10-10 साल लगते थे, 5 साल लगते थे, हमने 4-4, 5-5 महीने में पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर निर्णय लिए। प्राइवेट एंड पब्लिक, मैंने उसका रूप ही बदल दिया। क्लियरेंस शब्द नहीं ले रहा हूँ, अप्रूवल बता रहा हूँ। मेरा आपसे सर सवाल एक छोटा सा ये है कि आपने आने के बाद इंडस्ट्रियल शेड्स और इन सब में काफ़ी रिफॉर्म किया उनके परमिशन के उसमें सर। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हर जगह अर्बन सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बनते हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी जो 2006 में 20,000 मीटर से ऊपर के कंस्ट्रक्शन पे परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट लगाई गई थी, वो आज भी लागू है सर। और उस चक्कर में सर 1 साल का समय लगता है सर। बताओ जी सर प्लीज। ये 1 साल ये क्राइम है। 1 साल यानी 20,000 मीटर का प्रोजेक्ट लगाना है तो 1 साल आपका जाएगा। यानी कोई व्यवसायी, उसका क्या ब्याज होगा, और वो आखिर ग्राहक को भरना पड़ता है। तो ये गलत है। मैं जिस लाइन पे सोच रहा हूं, लेकिन आपसे भी मैं पूछूंगा और आपसे मदद भी मांगूंगा, वो ये है कि आई वॉन्ट टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर से 20,000 एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, 40,000, 60,000, 80,000, 1 lakh एंड बियॉन्ड। क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, व्हाट एनवायरमेंटल एक्शंस यू नीड टू टेक फॉर डिफरेंट साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स। इफ वी डू दैट, देन आई एम विलिंग, वो निर्णय बनना बाकी है लेकिन जल्दी बनेगा। अगर कोई कॉरपोरेशन हमारे स्टैंडर्ड्स को अपने बायलॉज में एडॉप्ट करता है तो फिर हमारे यहाँ फाइल आने की क्यों जरूरत है? हम इस दिशा में जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है कि पहले ही दिल्ली और नियर बाई एरिया काफ़ी पॉल्यूटेड है और आप इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंक्रीट रोड मैप नहीं आ पाया। और इसी के सतह फिर हम एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो 100 स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं,
तो इससे लिंक्ड होके आप क्या रोड में और प्लान बना रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कुछ कम हो जाए, यहाँ भी कम हो और फिर इसी से रिलेटेड वहाँ भी कम हो? हर 6 साल में दिल्ली के वाहनों की संख्या डबल हो रही है। एक रिंग रोड हमने नहीं तैयार किया 60 साल में, और बीजिंग में 6 रिंग रोड तैयार हुए, और 6 रिंग रोड तैयार हुए तो एक तीसरा रिंग रोड बनते समय जो मेयर थे उन्होंने देरी की तो वो जेल में गए। ये ताकत होती है। और हमारा भी अभी दोनों टेंडर हो गए, दोनों वर्क ऑर्डर्स हो गए, दोनों का काम शुरू हो गया। 2 साल के अंदर दिल्ली में न आने वाला व्हीकल दिल्ली में नहीं आएगा। इसमें लोगों का भी सहभाग है। लेन डिसिप्लिन पालन करे, अपना व्हीकल का मेंटेनेंस करे, कार पुलिंग करे, कंजेस्टेड रोड को टाले, कभी एक दिन साइकिल चलाए, नज़दीक के जगह जाने के लिए तो साइकिल का उपयोग करे, कभी पैदल चले। बहुत सारे उपाय हैं, लोग भी सहभागी हो सकते हैं। तो हमने 7 एजेंसी को, 4 राज्य सरकारें, डीडीए, एनडीएमसी, तीनों कॉरपोरेशन, सबको साथ लिया दिल्ली से, और सबको साथ लेकर एक 3 महीने का प्लान बनाया। 3 महीने के बाद रिव्यू होगा। अभी हर सप्ताह रिव्यू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। आपको हम जाने दें उसके पहले सर 2 सवाल और लेंगे। एक सवाल प्रियंका के साथ एक अतिथि हैं वो। मैं यही पर सर नमस्ते, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं कंज्यूमर शो करती हूँ पहरेदार, उसमें कई कंज्यूमर हमें बार बार लिख रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा कि ओखला बर्ड सैंक्चुरी के आसपास एक दायरे के अंदर जो घर आते हैं उन्हें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा, और इसीलिए वहाँ पर काम पूरा हो चुका है, घर खड़े हैं कई हजार घर, और लोगों को नहीं मिल रही है उसकी चाबी, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी से लेटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के नियमों का उल्लंघन किया था। इस मामले पर कब तक क्लैरिटी आएगी सर, क्योंकि हजारों लोगों को इंतजार है अपने सपनों के घर का? ये भी हमें विरासत में एक प्रश्न मिला। देश में 600 प्रोटेक्टेड एरियाज है। कोर्ट ने कहा कि इसका एक जस्टिफाइबल सीमांकन करो, बफर जोन तैयार करो, कि जिसमें कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन सरकारों ने नहीं बनाया। फिर कोर्ट ने कहा तब तक 10 किलोमीटर होगा। अब मैंने इसको स्पीड अप किया, 130 इको सेंसिटिव जोन हमने मैंने साइन किए, अप्रूव किए, वेबसाइट पर भी है, और 30 नोटिफाई भी हो गए। आपने जिस ओखला का वर्णन किया है वहाँ तो कोई किसी का दोष नहीं था, अचानक वज्रपात जैसे ही ऑर्डर आया, और बेचारे ईएमआई भी भर रहे और बेचारे किराया भी भर रहे, यानी लोगों को परेशानी कितनी है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत एडवांस स्टेज में है, जल्दी ही लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। जी मुग्धा। मेरे साथ इस वक्त आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं जयंत, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। Sir, just 2 questions. Firstly, your ministry, as you say, is like pro-environment. It wants to end the polluting atmosphere in Delhi and around. But when the NGT directs the government to ban all the vehicles which are 15 or 10 years older, the government goes in the court and opposes that petition and asks for 6 more months. As I told you, एक sense of proportion भी होना चाहिए। My young friend, आपके पास 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं है, इसलिए हमें लगता है हमारे पास नहीं है तो बाकी सबकी निकाल देनी चाहिए। लेकिन देयर आर वेज। ये प्रश्न केवल भारत में नहीं है, सब में है। इसको फेज आउट करना पड़ेगा जी। इसको जिन शहरों में ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ आने पर पाबंदी करनी पड़ेगी, तो सस्टेनेबली आपको आगे जाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जावड़ेकर साहब, नमस्कार।